हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में पूर्व मध्यकाल के एक पार्ट मैंने 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिया था और सेकंड पार्ट है और इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरी वीडियो अवश्य देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें जरूर। और चैनल को जो है बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और वीडियो देखें तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास में चोलों के संबंध में उनकी पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत अधिक ज्ञात और अभिलेखित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सबसे अधिक उचित रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? ठीक है, चोलों के संबंध में। तो फर्स्ट ये है ऑप्शन, दरबारों के कई कवियों और लेखकों को आश्रय दिया चोलों ने, जिन्होंने राजा और राज्य के संबंध में लिखा। बी है पॉइंट, चोल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों की दीवारों पर विजयों के संबंध में लंबे लंबे अभिलेख हैं, क्योंकि अभिलेखी प्रमाण मिले हैं। सी है, संगम साहित्य राजा और उस समय के समाज के ऐतिहासिक आख्यान का विस्तृत विवरण देता है, जो संगम साहित्य है। और डी है, चोल साम्राज्य की यात्रा करने वाले यात्रियों और व्यापारियों राज्य के संबंध में विस्तृत साहित्य लिखा है। तो इसमें से कौन सा है जो सही? और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो चोल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों की दीवारों पे, चोल राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। ठीक है, और मंदिरों की दीवारों पर जो विजय हुई थी उसके संबंध में इन्होंने लंबे लंबे अभिलेख लिखवाए हैं, जिस जो अभिलेखित है और जो ज्ञात है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, मध्यकाल के दौरान उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस समूहों ने वेदों के अधिकार और ब्राह्मणवादी परंपरा को चुनौती दी थी? नाथ जोगी और सिद्ध, अलवार संत, नयनार संत और लिंगायत संप्रदाय। सी है लोकायत संप्रदाय, आजीवक और हेतुवादी। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए, नाथ जोगी और सिद्ध। देखिए, मध्यकाल के दौरान उत्तर भारत के नाथ जोगी और सिद्ध ने वेद की सत्ता एवं ब्राह्मण परंपरा को चुनौती दी थी। ठीक है, जो वैदिक सत्ता थी, ठीक है, वैदिक यानी वेद की सत्ता जो थी उसे, और जो ब्राह्मण परंपरा थी उसको इन्होंने चुनौती दी थी, नाथ जोगी और जो सिद्ध थे। क्योंकि वे रूढ़िवादी ब्राह्मण व्यवस्था को ये नहीं मानते थे, और बुनकर जो होते थे इत्यादि, और को सम्मिलित करने के लिए शिल्पकार जो होते थे समूह में से संबंधित थे ये बुनकर। और जो संगठित शिल्प उत्पादन के विकास में भी ये साथ साथ महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। और अलवार और नयनार संत जो थे तमिलनाडु के मध्यकाल के दौरान विष्णु और शिव के उपासक थे। जो अलवार संत थे ये किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, किसके उपासक थे अलवार? और नयनार जो संत थे वो शिव के उपासक थे, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, ये शिव के उपासक थे, शिव भक्त थे अलवार नयनार, और अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे। ठीक है, लेकिन लिंगायतों ने हालांकि ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, किंतु उनका जो उदय कर्नाटक में हुआ था तमिलनाडु में, इस प्रकार अलवार और नयनार दक्षिण भारत से उत्तर भारत से ये नहीं थे। और फर्स्ट ये ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, नाथ जोगी और सिद्ध, इन्होंने परंपरा को चुनौती दी थी। और आजीवक और जो लोकायत और हेतुवादी संप्रदाय है, ये अहेतुवादी होगा यहाँ पे। ठीक है, अहेतुवादी ये मध्ययुगीन भारत के नहीं बल्कि प्राचीन भारत की विभिन्न दार्शनिक परंपराओं के भी उदाहरण है। तो इसमें जो चीज है ये ऑप्शन ए राइट। थर्ड क्वेश्चन है, उसने युद्ध के स्थान पर धर्म और साहित्य के पुरुषार्थ को वरीयता दी। वह स्वयं एक लेखक था और उसे काव्य शास्त्र पर कन्नड़ भाषा की प्रथम पुस्तक लिखने का श्रेय प्राप्त है। वो एक महान निर्माता था और कहा जाता है कि उसने ऐसी राजधानी नगरी का निर्माण किया जिसकी शोभा इंद्रपुरी को भी परास्त करती थी। ठीक है, उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा का वर्णन करता है? दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष हो जाएगा। देखिए, अमोघ वर्ष 68 वर्षों तक इसने शासन किया था, 68। ठीक है, और स्वभाव से देखिए युद्ध प्रिय नहीं था। वह धर्म और साहित्य की खोज में ये रुचि लेता था। किसमें रुचि लेता था? धर्म और साहित्य की खोज में ये रुचि लेता था। और
एक काव्य शास्त्र पर कन्नड़ भाषा को उसने प्रथम पुस्तक लिखने का इसको श्रेय प्राप्त है और वो एक महान निर्माता माना जाता है और कहा जाता है कि उसने ऐसी राजधानी नगरी मान्य खेत का निर्माण किया था। मान्य खेत, ठीक है, निर्माण किया था और जिसकी शोभा इंद्रपुरी को भी परास्त करती थी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट पॉइंट है, यह संघर्ष प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल राजवंशों के बीच हुआ था। सेकेंड पॉइंट है, यह संघर्ष गंगा नदी की घाटी में स्थित पाटलिपुत्र नगर के लिए हुआ था। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। यह संघर्ष जो था मध्यकालीन इतिहास के त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, देखिए तीन पक्षों में संघर्ष हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संघर्ष हुआ था तो इसमें प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। ठीक है, इन तीनों के अलावा अगर किसी और का नाम देता, कई बार पूछता कि इसमें कौन नहीं थे इन तीनों को, तो ठीक है, पहला प्रतिहार, दूसरा इसमें राष्ट्रकूट थे और तीसरा इसमें पाल। ठीक है, पालवंश। तो ये जो है राजवंशों के इनके बीच हुआ था, ये चीज सही है। और यह संघर्ष गंगा नदी घाटी में से पाटलिपुत्र नगर के लिए हुआ, तो ये इसमें सही नहीं है, क्योंकि जो यह युद्ध गंगा नदी घाटी में स्थित कन्नौज शहर के लिए हुआ था। ठीक है, किसके लिए हुआ था ये भी ध्यान रखें, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो कन्नौज शहर के लिए हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र के न होके कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसके शासक नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में ये समाप्त हुआ था। कौन जीता था इसमें? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश वो जीता था। और नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में कौन था इसका? नागभट्ट सेकेंड। ठीक है, इसके पक्ष में ये रहा था और इस नगर को गुर्जर प्रतिहार राज्य की राजधानी बनाया था इसने। ठीक है, और 2 शताब्दियों तक इसने शासन किया था। काफी महत्वपूर्ण राजा था ये प्रतिहार वंश का नागभट्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शब्द और व्याख्या। उर किसानों की बस्ती, नाडू राजा द्वारा संरक्षण प्राप्त शैक्षणिक संस्थान। थर्ड है ब्रह्मोदय ब्रह्मदेव सैन्य कमांडर। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, युग्मों से सही सुमेलित करना है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक, उर किसानों की बस्ती। ठीक है, इसमें से सही सुमेलित सिर्फ यही है। देखिए, चोल प्रशासन के दौरान सिंचाई कृषि के प्रसार के साथ साथ किसानों की बस्तियां समृद्ध हो गई थी। उन्हें क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। ठीक है, उन्हें उर कहा जाता था। और गांव के जो समूह से मिलकर बड़ी इकाइयों का गठन होता था, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें नाडू कहा जाता था। जो ग्राम मिलकर बड़ी समूह बनाते थे, उन्हें नाडू कहा जाता था। और ग्राम परिषद और नाडू के विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्य होते थे, जैसे न्याय प्रदान करना, करों का संग्रह करना, ब्राह्मणों से जो प्राप्त अनुदान होता था, भूमि होती थी वो प्राप्त होती थी, और जिसे जो ब्राह्मण थे उन्हें ब्रह्मदेव कहा जाता था, जो इन्हें अनुदान में भूमि मिलती थी। ठीक है, और ये चीजें सही, इसलिए सैन्य कमांडर ये सही नहीं, नाडू का ये सही है कि राजा द्वारा संरक्षण प्राप्त शैक्षिक संस्थान। तो नाडू में कौन है? ये जो ग्रामों का समूह होता था वो मिलकर नाडू का निर्माण करता था, ग्रामों के जो समूह होता था। और ब्रह्मदेव जो होता था, वो जो अनुदान मिलता था ब्राह्मणों को, भूमि अनुदान में मिलती थी दान में, उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन सिर्फ ये है, उर्फ किसानों की बस्ती। सिक्स क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में घटिका क्या था? केवल कृष्णा के गोदावरी क्षेत्र के धार्मिक केंद्र। बी है कलिंग क्षेत्र में शिक्षा के केंद्र और जैन गुफा मठ। सी है दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र। डी है व्यापारियों का संघ। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र, प्रारंभिक मध्यकालीन में घटिका। ठीक है, तो घटिका जो थी वो प्रारंभिक मध्यकाल में शुरुआत में, क्योंकि ये पूर्व मध्यकाल के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो घटिका और दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र थे दक्षिण भारत में। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजागृह में प्रवेश ऐसे तोरण से होकर है, जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिरों में ज्ञात अकेला तोरण है। दूसरा पॉइंट है,
भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिकामय गवाक्ष हैं जो कि उड़ीसा की अनन्य विशेषता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, दोनों ही इसमें ऑप्शन सही है, 1 भी 2 भी। ठीक है, 7th क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों की सही घटनाक्रम क्या था? ठीक है, मंडलम, कोट्टम, नाडु, गुर्रम। तो राइट ऑप्शन यही है, ए ऑप्शन है। ठीक है, देखिए चोल काल में प्रशासनिक जो सुविधाएं थी उसके लिए देश को कई प्रांतों में बांटा गया था और इससे प्रांतों को इसमें जो प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। ठीक है, और मंडलम कहा जाता था और कोट्टम, नाडु और कुर्रम ये जो था ग्राम संघ में विभाजित थे। और चोल काल में प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। ये भी पूछता है कई बार कि छोटी इकाई जो थी चोल काल में वो क्या थी, तो उसे ग्राम कहते थे और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, सबसे छोटी इकाई पूछ ले अगर तो है ग्राम। तो मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम ये इसका सही क्रम होगा और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है पीसीएस में भी, नेट में भी, टीजीटी पीटी में भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें इसे। ठीक है, बल्कि लिख के रख लें उसे। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदंतपुरी। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विक्रमशिला। क्या पूछा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो था विक्रमशिला। देखिए प्राचीन काल में तक्षशिला गंधार राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? गंधार राज्य की राजधानी थी। और उस काल में शिक्षा की ख्याति मतलब काफी प्राप्त केंद्र था और प्राचीन काल के शासक विद्वान यहीं से शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, 5वीं सदी में कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जैसे पूछता है कि नेट में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। और गुप्त शासकों में नालंदा बौद्ध विहार को भी इन्होंने दान में दिया था। और पाल शासक जो धर्मपाल था उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? पाल। ठीक है, पाल वंश का शासक और ये था धर्मपाल इसका नाम था। ठीक है, पहला जैसे गोपाल था जिसने स्थापना की थी पाल वंश की, तो ये धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इसने स्थापना की थी। ठीक है, और जो है पाल काल में ही उदंतपुरी एक प्रसिद्ध शिक्षा का ये भी केंद्र रहा है। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चोल शासक राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित किया गया था? तो कौन सा राष्ट्रकूट राजा था जो कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित किया गया था? पारंतक प्रथम था, परांतक द्वितीय था, या राजराज प्रथम था, राजेंद्र प्रथम था? 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, परांतक प्रथम। तो चोल शासक परांतक प्रथम ने 907 से 935 ईस्वी तक शासन किया था। कितने तक किया था इसने? 907 से कब तक? 935। ठीक है, और 955 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और उसने बेल्लूर के युद्ध में पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय तथा सिंघल नरेश को इसने सम्मिलित सेना को पराजित किया था। और मदुरा विजय के बाद उसने मदुरै कोंड की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, मदुरै कोंड की इसने उपाधि भी धारण की थी, मदुरै कोंड की। ठीक है, और जो है ये परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से पराजित होना पड़ा था, लेकिन इसको किससे पराजित होना पड़ा था? कृष्ण थर्ड से। ठीक है, कृष्ण तृतीय जो था, कृष्ण थर्ड था, उससे पराजित होना पड़ा था और तक्कोलम के युद्ध में। ठीक है, शायद मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी तो बताया था तक्कोलम। ये तक्कोलम का युद्ध था जो इन दोनों के बीच हुआ था और इसमें ये पराजित हुआ था। और चोल सेना को बुरी तरह परास्त करके तोंड मंडलम पर इसने अधिकार कर लिया था। तो चोल शासक जो परांतक प्रथम था ये भी काफी महत्वपूर्ण राजा था और उसके बाद इसको इसने पराजित किया था कृष्ण तृतीय ने। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण था और ये खुद बहुत ही नामी था, लेकिन उसको भी इसने पराजित किया था कृष्ण थर्ड ने, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और 10th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।